जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही है क्लास 6 to 12, उसको हमने कंटिन्यू रखा और उसमें अभी तक हमने हमारा जो क्लास 6 से लेकर 8 तक की जो बुक थी होम साइंस की, उसको कंप्लीट कर लिया है। और साथ ही साथ हमने स्टार्ट किया है हमारा क्लास 9, और क्लास 9 में ही फ्रेंड्स हमने चैप्टर 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियोज़ को नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको सारे ही चैप्टर के जितने ही कॉन्सेप्ट हैं वो सारे ही आपको वहाँ प्रोवाइड कराया गया और एक एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराया गया, जिससे कि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको समझ में आए। और जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है फ्रेंड्स, इसका बस एक ही उद्देश्य है, एक बार आप अपना होम साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कहीं पर भी किसी भी स्टेट में निकलता है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। और जितने भी हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अप्रैल में, जितने भी व्यूअर्स हैं या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके पास भी अवश्य प्रोवाइड कराइए, जिससे कि उनका भी रिवीजन अच्छे से हो सके और वो अपना टीजीटी पीजीटी का जो अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होने वाला होम साइंस का, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप देख पा रहे होंगे, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 जो है गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो है हमारे उसमें क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 में हमने क्या किया है, एक बार फटाफट उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज यू नो दैट ना रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो इसकी पहली वाली क्लास में पहले फ्रेंड्स हमने किया था गृह विज्ञान का महत्व। रोजगार की दृष्टि से हमने देखा था कि गृह विज्ञान विषय का अगर आपको ज्ञान है तो उसका महत्व आपकी रोजगार दृष्टि से कैसे हो सकता है। इट मीन्स आप गृह विज्ञान का ज्ञान अर्जित करके अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में रोजगार, सांस्कृतिक क्षेत्र में रोजगार, आहार एवं पोषण के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारे जितने ही पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट्स हमने देखे थे कि इन सब अलग अलग क्षेत्रों में आप जो है गृह विज्ञान का ज्ञान अर्जित करके कैसे अपना रोजगार बना सकते हैं और अपने रोजगार में कैसे ही आप निपुणता पा सकते हैं। तो ये हमने देखा था और सारे ही पॉइंट्स को हमने एक एक करके फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन किया था और अच्छे से हमने जो है इन सब सारे ही पॉइंट्स को पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि उसके बाद ये सारे ही पॉइंट्स हमारे हो गए थे। फिर हमने इन सबको पढ़ने के बाद देखा था कि इनका निष्कर्ष क्या निकलता है। ये निष्कर्ष भी हमने अच्छी तरह से देखा था कि गृह विज्ञान विषय अनेक विषयों और क्षेत्रों को स्वयं में समाविष्ट किए हुए है और यह विषय दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इसका निष्कर्ष निकला था, इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद फिर हमने वो देखा था। फिर हमने लास्ट में देखा था हमारा अध्याय एक नज़र में, यानी कि इस पूरे चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जिसको हम स्मरणीय तथ्य हम पहले पढ़ते थे ना, हमारा 6 to 8 जो हमने पढ़ाई की, उसमें हम अध्याय एक नज़र में ही इसको हम क्या पढ़ते थे, स्मरणीय तथ्य के नाम से जानते थे। यानी कि अपने माइंड में फीड रखने वाली इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपने जितना पढ़ा उसको अपने माइंड में फीड रखने वाली कौन कौन से पॉइंट्स है, उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करते हैं। फिर ये सब इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। फिर हमने देखा था इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमने प्रश्नावली की थी, जो कि हमने इन सारे ही क्वेश्चन को एमसीक्यूज के माध्यम से किया था। तो आई होप आपने ये वीडियोस को देखी होगी, और वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे ही क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जा कर के इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा इन क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर 1 क्लास 9th का, वो कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपका एक बार क्विक रिविज़न हो गया होगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जैसा हमने आपको बताया कि आज के जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें हम करने वाले हैं गृह व्यवस्था, हम पढ़ने वाले हैं। और गृह व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं। गृह व्यवस्था का हम अर्थ जानेंगे, गृह व्यवस्था की परिभाषाएं देखेंगे कुछ, फिर गृह व्यवस्था की क्या प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ
होम मैनेजमेंट, इसके बारे में हम देखेंगे। गृह व्यवस्था के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, गृह व्यवस्था के उद्देश्य और महत्व, गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से हैं, गृह व्यवस्था के प्रमुख तत्व या कारक कौन से हैं, आदर्श गृह व्यवस्था के लिए गृहिणी के गुण एक, यानी कि एक अच्छी गृह व्यवस्था बनाने के लिए गृहिणी के क्या गुण होनी चाहिए उनके बारे में हम देखेंगे। उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में बाधाएं, यानी कि उत्तम गृह व्यवस्था बनाए रखने में कौन कौन सी, एक अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इन सारे ही पॉइंट्स को फ्रेंड्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जो कि है हमारा गृह व्यवस्था। तो आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा मोटा मोटा कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। गृह व्यवस्था एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो योजना के अनुसार ही क्रियान्वित होती है। व्यवस्था का अर्थ है प्रबंधन, यानी कि व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। उपलब्ध साधनों का समुचित एवं सर्वोत्तम उपयोग करना व्यवस्था अथवा प्रबंधन कहलाता है। व्यवस्था के अभाव में कोई भी कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता। व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य शीघ्र एवं सरलता से पूर्ण हो जाता है। गृह संबंधी कार्यों में भी व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। घर के उचित एवं व्यवस्थित रूप से संचालन एक गृहिणी की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है, यानी कि जो घर है उसका उचित एवं व्यवस्थित रूप जो है वो किस तरह से होता है, एक गृहिणी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है कि वो गृह प्रबंधन में कितनी कुशलता उसने हासिल की है, कितना उसको कार्यकुशल है। अब देखते हैं गृहिणी उत्तम गृह व्यवस्था के माध्यम से अपनी दूरदर्शिता, प्रेम, सहानुभूति, कर्तव्य पारायणता एवं कार्यकुशलता का परिचय देते हुए घर के सभी समस्याओं का समाधान करती है तथा घर में सुख शांति बनाए रखने में सफल होती है। अब देखते हैं गृह व्यवस्था का आखिर अर्थ क्या है। गृह व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है घर की व्यवस्था अथवा गृह प्रबंधन। गृह व्यवस्था वह कला है जिसके द्वारा घर के समस्त कार्यों को उत्तम ढंग से करने के साथ साथ उपलब्ध संसाधनों से अधिक लाभ एवं सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह वास्तव में एक सुनियोजित एवं सजीव क्रिया है जो पारिवारिक मूल्यों के संरक्षण तथा आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आवश्यक होती है। दूसरे शब्दों में गृह व्यवस्था एक कला है जो प्रत्येक घर परिवार में उपस्थित रहती है एवं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो हमने देखा कि गृह व्यवस्था का क्या अर्थ होता है। अब हम गृह व्यवस्था की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनके माध्यम से इनकी परिभाषाएं दी गई हैं। विभिन्न विद्वानों ने गृह व्यवस्था को भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया। कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नवत हैं। नंबर 1, कोर्टिजिन के अनुसार, जो कोर्टिजिन विद्वान है वो उन्होंने गृह व्यवस्था की क्या परिभाषा दी है, देखते हैं। उत्तम गृह व्यवस्था वह होती है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाया जाता है। जो हमारे कोर्टिजिन हैं वो उन्होंने ये परिभाषा दी है। अब देखते हैं निकिल एवं डार्सी ने गृह व्यवस्था को कैसे परिभाषित किया है। ये जो निकिल एवं डार्सी की फ्रेंड्स जो ये परिभाषा है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका स्टेटमेंट आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है। तो आपको परिभाषा नहीं याद करनी है, आपको ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है ना, सपोज परिवार के सभी सदस्यों के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन करके परिवार के लक्ष्यों की पूर्ति करना ही क्या है, गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था कहलाता है। यानी कि जो परिवार के सभी सदस्यों के साधनों का नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन लक्ष्यों की पूर्ति करना है, वही गृह प्रबंधन कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो स्टेटमेंट है वो किसका है, निकेल और डार्सी का है। क्रो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है। गृह व्यवस्था गृह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सीमित साधनों के विषय में उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया मात्र है। तो ये क्या कौन कहता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो क्रो के अनुसार ये बोला गया है। अब राजामाल पी देवदास के अनुसार गृह व्यवस्था में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। तो राजामल पी देवदास ने ये परिभाषा दी है। तो ये सारे ही परिभाषाएं हमने पढ़ ली। अब देखते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि गृह व्यवस्था का लक्ष्य कार्य की समाप्ति मात्र नहीं है, अपितु वे सारी
प्रक्रियाएं हैं जिनका आयोजन एक व्यवस्थित एवं कुशलतापूर्वक बनाई गई योजना द्वारा होता है। इसका लक्ष्य घर के सभी सदस्यों को सीमित साधनों द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना है। तो ये हमने देख लिया। अब देखते हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे गृह व्यवस्था की परिभाषाएं, अब हम देख लेते हैं गृह व्यवस्था की प्रक्रिया। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 पद या सोपान होते हैं, यानी कि गृह व्यवस्था की मुख्यतः 3 प्रक्रिया होती है। वो कौन से हैं? ये पद या सोपान है नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। यानी कि किसी भी गृह व्यवस्था की जो प्रक्रिया, यानी कि जो उसका प्रोसेस है, गृह व्यवस्था कैसे शुरू करनी है, उसके लिए हमारे पास 3 जो है सोपान होते हैं, यानी कि पद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। ये तीनों सोपान परस्पर संबद्ध हैं तथा इनके द्वारा उत्तम व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि संबद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो हमारा नियोजन है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण से जुड़ा है और नियंत्रण कहीं ना कहीं मूल्यांकन से जुड़ा है। तो चलिए इन तीनों को पहले समझते हैं। नंबर 1 है हमारा नियोजन। गृह व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रथम सोपान नियोजन प्लानिंग है। नियोजन मतलब प्लानिंग करना। फिर उसके बाद वस्तुतः किसी भी कार्य को करने से पूर्व उससे संबंधित की जाने वाली तैयारी ही नियोजन। यानी कि जब भी आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उसको शुरू करने के पहले हम प्लानिंग करते हैं ना, प्लान बनाते हैं कि हाँ इस काम को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो जो हम प्लानिंग करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? नियोजन। निखिल तथा डार्सी के अनुसार इच्छित लक्ष्य तक पहुँचने के विभिन्न संभावित मार्गों के संबंध में सोचना, कल्पना में प्रत्येक योजना के पूर्ण होने तक इसका अनुगमन करना और सर्वाधिक आशावादी योजना का चुनाव करना ही नियोजन है। ये किसने कहा है? निखिल तथा डार्सी ने बोला है। नियोजन के अंतर्गत यह पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। तो कर ही लिया, क्योंकि जब हमें जो करना है उसकी हम पहले प्लानिंग बनाते हैं ना, प्लान करते हैं। तो प्लान ही हमारा क्या है? नियोजन है। तो नियोजन के अंतर्गत ये पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। भविष्य के कार्यक्रम को निश्चित कर लेने से ही कार्य सरल हो जाता है एवं निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो जाता है। यह एक मानसिक, संगठित, सतत प्रक्रिया व विवेकपूर्ण कार्य है जो लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो आपने देखा कि जो गृह व्यवस्था की 3 प्रक्रिया है, कौन सी? एक है हमारा नियोजन, दूसरा है नियंत्रण तथा मूल्यांकन। नियोजन आपने समझ लिया। आई होप जब भी हम किसी काम को करने के पहले कुछ सोचते हैं, एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, उसी को हम नियोजन कहते हैं। तो नियोजन के बाद आता है हमारा नियंत्रण। अब नियंत्रण को समझते हैं। केवल उचित नियोजन के द्वारा ही निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के द्वारा कार्य को संबंधित परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपको कोई काम करना है और आपने बस प्लानिंग कर ली, आपका काम हो गया। नहीं, प्लानिंग को एक्सिक्यूट करने से पहले उसको कहाँ पे कैसे क्या करना है तो वो भी करना है, जैसे मतलब नियंत्रण यानी कि कंट्रोल भी करना है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत नियोजन को क्रियान्वित करते हुए इसके तथ्यों पर नियंत्रण करना, चाहे कार्य स्वयं के लिए हो या अन्य के लिए। अर्थात समय समय पर यह जांच की जाती है कि जिस उद्देश्य के लिए योजना बनाई गई है उसकी प्राप्ति हो रही है या नहीं। अब देखते हैं डगलस एस सेरविन के अनुसार कि नियंत्रण क्या है। नियंत्रण का मूल तत्व क्रियान्वयन है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित स्तरों के अनुसार क्रियाओं को समायोजित किया जाता है तथा इसके नियंत्रण का आधार व्यवस्थापक के पास की सूचनाएं होती हैं। नियंत्रण में पूर्व निर्धारित कार्य प्रक्रिया से वर्तमान में प्रचलित कार्य प्रक्रिया के विचलनों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, जिससे समय एवं परिस्थिति के अनुसार पूर्व निर्धारित योजना में किए जाने वाले परिवर्तनों आदि का निर्णय भी लिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यवस्था की प्रक्रिया में नियंत्रण का विशेष महत्व है। तो आपने नियंत्रण समझा। नंबर 3 देखते हैं मूल्यांकन। गृह व्यवस्था का तीसरा व अंतिम पद है मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। नियोजित कार्यों की सफलता, असफलता तथा उचित अनुचित प्रक्रिया का निर्णय करने के लिए किए जाने वाले कार्यों का हिसाब लगाना ही क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन के द्वारा पहले की हुई त्रुटियों को पहचाना जा सकता है और भविष्य में उन त्रुटियों से बचा जा सकता है। इस प्रक्रिया का यह कहा जा सकता है कि
इसका भावी योजनाओं में विशेष महत्व है। ग्रास एवं कैंडल क्या कहते हैं, मूल्यांकन के बारे में देखते हैं। मूल्यांकन वह तकनीकी है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के प्रयोग से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। गृह व्यवस्था में किसी न किसी स्तर पर मूल्यांकन आवश्यक होता है। इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। उपलब्धियों को प्राप्त करना, यानी कि देखो हमने 3 चीज़ें सीखी। क्या गृह व्यवस्था की प्रक्रिया में 3 जो पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा, नियोजन, फिर होता है हमारा नियंत्रण, फिर होता है हमारा मूल्यांकन। तो नियोजन, जैसे आपको सपोज आप मान लो आपको कोई एक स्कूल खोलना है, तो एक स्कूल खोलने से पहले आप क्या करोगे, स्कूल तो खोलना है आपने सोच लिया, बट उसकी प्लानिंग करोगे ना कि हाँ मुझे स्कूल खोलना है, तो स्कूल खोलने के लिए मेरे पास क्या चाहिए। ओके, मेरे सबसे पहले तो स्कूल खोलने के लिए हमारे पास एक जगह होनी चाहिए। जगह होने के साथ साथ मुझे जो है वहाँ पे चेयर की व्यवस्था करनी है, टेबल की व्यवस्था करनी है। फिर उसके बाद हमें एक मकान बनाना है, और फिर हमें जो है उसको स्कूल तो हम खोल लेंगे, फिर वहाँ पे जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पढ़ाने के लिए हमें टीचर सब चाहिए। सपोज़ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तो इसका बुक से कोई लेना देना नहीं है, तो आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे स्कूल खोलने के लिए ये चीज़ें चाहिए। तो आपने क्या कर लिया, आपने जो है नियोजन तो स्टार्ट किया, मतलब एक प्रक्रिया स्टार्ट की। बट प्रक्रिया स्टार्ट की, उसमें पहला आपने क्या किया, नियोजन किया, यानी कि प्लानिंग किया, माइंड में सोच लिया। फिर ठीक है आपने सोच लिया, प्लानिंग तो कर लिया, फिर आप उसका करेंगे नियंत्रण। नियंत्रण मतलब जो आप उसको क्रिया के रूप में करेंगे कि हाँ मैंने सोचा था, अब उसको आप क्रिया के रूप में कर रहे हैं कि हाँ मैंने सोचा था कि मुझे स्कूल खोलने के लिए एक जगह चाहिए। फिर आपने जगह भी देख ली, आपने जो है फिर सोचा कि वहाँ पे स्कूल जगह तो हो गया, फिर बच्चे बैठेंगे, सर्दी होगा, धूप होगा, बरसात होगा, इसके लिए उनको बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो भी आपने एक बिल्डिंग भी बनवा लिया, फिर कुछ भी कर लिया। फिर उसके बाद आपने सोचा कि हाँ बच्चे बैठेंगे किस पे, चेयर टेबल आपने पहले नियोजन किया था। फिर उसको जो नियंत्रण, यानी कि जो आपने क्रिया की, फिर आपने चेयर टेबल की व्यवस्था की, तो आपने क्या किया, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं किसी भी काम को करने से पहले, वो आपका क्या है, प्लानिंग जो करते हैं वो आपका नियोजन है। फिर आप जब उसको एक क्रिया के रूप में करते हैं, यानी कि जो आपने प्लानिंग की उसको जब आप ऑन ग्राउंड करते हैं, वो आपका नियंत्रण है। तो आपने प्लानिंग कर ली, फिर आपने नियंत्रण कर लिया है, फिर आप आते हैं मूल्यांकन पर, इवैल्यूएशन करते हैं। यानी कि आपका एक स्कूल खोलने का आपका एक टारगेट था, तो आपने प्लानिंग किया, फिर उसको नियंत्रण किया, यानी कि आपने उसको क्रिया के रूप में किया। फिर आप करते हैं लास्ट में उसका मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स कि आप देखते हैं कि ठीक है आपने जो प्लानिंग की थी, फिर आपने उसको कर लिया, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि ठीक है मैंने जो जो सोचा था, क्या मैंने सब उसको सही से किया है, क्या जो मैंने ये सब कार्य किया है, ये एक हमने जैसे एक स्कूल खोलने का टारगेट रखा है, तो उसमें क्या ये सहायता प्रदान करेगा, जो मैंने सोचा था सब कुछ एज इट इज़ ही हुआ है कि नहीं। तो वही हमारा क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यानी कि जो आपने सोचा था उसको आपने सही ढंग से किया है कि नहीं किया, उसमें गलती क्या हो गई, उसका सुधार कैसे करना है, कुछ गलत है कुछ सही है, मतलब इन सब चीज़ों को जो आप देख रेख उसकी करते हैं, वही हमारा क्या है, इवैल्यूएशन। आई होप आपको जो गृह व्यवस्था के 3 चरण हमने पढ़े हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से हैं, हमारा फर्स्ट है नियोजन, यानी कि जो है प्लानिंग, फिर आप करते हैं नियंत्रण, इट मीन्स कंट्रोल, फिर आप करते हैं मूल्यांकन। तो ये 3 चरण आपको समझ में आगे होंगे। आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस प्रकार मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती। कौन सी, उपलब्धियों को प्राप्त करना, यानी कि जो आपने सोचा था उसको आपने प्राप्त कर लिया। भविष्य में पूर्व अनुभवों के आधार पर कार्य करना, त्रुटियों को पहचानना व उनका सुधार करना, अनुभव के आधार पर नए विचारों को प्राप्त करना। तो ये आपने देखा गृह व्यवस्था के संदर्भ में तीनों सोपान आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि बिना नियोजन के आपका जो है नियंत्रण नहीं हो सकता, और बिना नियंत्रण के आपका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो ये तीनों जितने ही जो प्रोसेस हैं गृह व्यवस्था के, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों सोपान क्रमशः एक दूसरे के बाद आते हैं, जिनमें सबका अपना विशेष स्थान और महत्व है। तीनों क्रमिक रूप से घटित होते हैं, जो कि गृह व्यवस्था के लिए सही आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि जो हमारा गृह व्यवस्था होता है उसका पहला चरण क्या है, तो आप क्या बोलोगे, नियोजन, इट मीन्स प्लानिंग।
दूसरा आपसे पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे, नियंत्रण, इट मीन्स कंट्रोल। तीसरा आपसे पूछ लिया इवेल्युएशन, इट मीन्स मूल्यांकन। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इसी जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया कि गृह व्यवस्था का अर्थ बताइए। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के 3 सोपान कौन कौन से हमने अभी पढ़े। गृह व्यवस्था की प्रक्रिया के 3 सोपान बताइए फटाफट कमेंट करके, अभी जस्ट पढ़ा। नियंत्रण का मूल तत्व क्या है, त्रुटियों को पहचानना व उसका सुधार करना कौन सी प्रक्रिया है, हमने पढ़ा ना कि जो हमारी गलतियां हैं, हम जो काम करने के में जो हम गलतियां करते हैं उनको सुधारना, उसकी पहचान करना ही हमारा क्या है बताइए, वही है हमारा मूल्यांकन। तो ये हमने पढ़ लिया। आई होप आपको जो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियोस में फ्रेंड्स यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।